किसी बड़े से बड़े विद्वान आलोचक से प्रशंसा पाकर भी शायद इतनी तरावट न मिलती जितनी मुझे निर्गुनिया जी के इस वाक्य ने दी। खुशी में मैं 2 घूंट और ढाल गया। फिर कहा, मेरे वास्ते यही उलझन आ खड़ी हुई है और इसीलिए उस रात मैंने आपको बहुत याद किया था। आपकी उलझनें क्या हैं? मेरी पहली उलझन तो ये है कि आपको थोड़ी अंतर्गता से जान चुकने के बाद अब मैं हल्के फुल्के ढंग से आपको चित्रित नहीं कर पाता। आपके प्रति मेरी ये आदर भावना मेरी कलम थाम लेती है। मैं कल्पना नहीं कर पाता कि उस दरोगा जहांगीर के चंगुल से आप क्यों कर छूट आई होंगी, या मैंने ये जो आपकी मनोदशा और निश्चय की बात लिखी है वो गलत है। आपकी इसी बात का तो मैंने सराहा है बाबूजी। असल और नकल का भेद आपने मिटा ही डाला। मैं सचमुच ही उस नरक से बेदाग निकल आई थी। लेकिन ये कमाल आपने किस तरह से किया? आधा बचा हुआ ग्लास फिर 2 घूंट बन के निर्गुनिया की हलक से उतर गया। ये औरत पानी की तरह शराब पीती है। मैं अभी अपना पहला ही पैग लिए बैठा हूं और देवी जी 3 ग्लास गटक गई हैं। वे बोली, आप तो पढ़े लिखे हैं पंडित शर्मा जी। ध्यान सच्चा रहे तो हर मौके का सामना करने के लिए उपाय भी सच्चा ही सूझता है। असल में मैं अपने पुराने प्रेमी की नई नई हरकतें को देखकर चौंक चुकी थी। पहले तो साला मुझे घूर कर देखता रहा, फिर नौकरानी के सामने ही मेरे साथ घिनौनी बदतमीजी करने लगा। नौकरानी से कहा कि जानती हो ये कौन है? बड़े ऊंचे खानदान के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों से लेकर मेहतर तक को इन्होंने अपने जोबन का दान दिया है। कल रात जो गुड़िया मऊ में डाका पड़ा था उसका सरदार इन्हीं का यार है। हमसे भी इनकी बरसों की पुरानी यारी है। हमने सोचा कि मोहना डाकू तो साला चकमा देके भाग ही गया है, चलो डाकू की रंडी से ही अपने नए पुराने बदले ले लें। ये कहकर उस हरामी की औलाद ने मेरा गला काटा। कहकर कुछ देर चुपचाप सिगरेट फूंकी, फिर कहा, मोहना की डकैती की बात सुनने के साथ साथ बसंतु दरोगा की यह डकैती देखकर मेरे मन पे कैसा असर हुआ ये मैं आपको क्या ही बतलाऊं बाबूजी। डकैती की खबर से मन में चौंक भरी, अपनी बेइज्जती से गुस्सा भड़का और अपनी बेबसी से घुटन में बदला लेने का भाव जागा। तीनों बातें एक साथ एक ही तरह का जोर लेकर मन में भड़की। जब वो मेरा गला काट रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि आज इस कुत्ते के पिल्ले को हंसा हंसा कर अपने ठेंगे पर मारूंगी। कमीने की औलाद को सब कुछ करने दूंगी पर अपना वह धन हरगिज हरगिज न दूंगी जो मोहना को सौंप चुकी हूं। साले ने मुझे डाकू की रंडी कहा। अरे माँ के कसम, मेरा डाकू तो पुलिस को चूना लगा के चला ही गया। अब उसकी प्यारी भी यही करेगी, तू देखता चल साले। फिर मैंने जानते हो क्या किया बाबूजी? मैंने निगोड़े को खूब खूब पिलाई, चूतिया बनाती रही साले को। दोनों के चुम्मे ले लेकर मैंने ऐसा प्यार जताया कि वही दोनों अपना मुंह काला करते रहे और मैं उनके सो जाने पर लंबी तान के ठाठ से सो गई। मगर मेरी उलझन अब और भी बढ़ गई निर्गुनिया जी। यह तो मुझे याद है कि थाने में बसंतु दरोगा से मिलके आने के बाद आपको काम विकारों ने बहुत सताया था और आपने यह तय ही कर लिया था कि मोहना को भूलकर आप अब फिर से बसंतलाल को अपना लेंगी। काया की भूख ने आपके मन को एकाएक संयम कैसे दिया? दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। क्या सच्ची बात कह गया है कोई। अब इससे ज्यादा क्या बतलाऊं। सच पूछिए तो उसी दिन से
मैंने अपने मन की लगाम साधना शुरू किया। मेरे सामने एक ऐसी औरत थी जो मेरी ही तरह भले घर की होने पर गरीबी की मजबूरी से बंध कर अपना ऐसा निर्लज्ज चेहरा बना सकती थी। उस बेचारी को मैं कभी भी दुख नहीं देती बाबूजी। मैं मदन की मारी भटकी और वह धन की मारी भटकी। खैर जाने दीजिए, उसके किस्से को क्यों बढ़ाऊं। इस समय बस यूं समझ लीजिए कि मेरी काया का दर्द बसंत लाल के साथ अकेले एकांत में शायद कुदरती ढंग से मिटता। अब इस हालात में खालिस मन की कुदरत से मिटा है। मैं मेहतरानी ज़रूर बन गई थी बाबूजी, पर अपने आप को अफसर बेगम से ज़्यादा ऊंची समझती थी। बसंतु मेरे कपड़े नोचने झपटा। उसके पहले ही मैंने अफसर बेगम का हुस्न उघाड़ कर उसे भूखे भेड़िए को भरमा दिया। उसने 2-4 बार मेरे चुम्मी लिए, मुझे लिपटाया। वो बात और थी, छोटी चीज़ को देकर मैंने बड़ी चीज़ बचा ली। जब मेरी आंखों के सामने दोनों का खेल चलता रहा, तब मेरे मन में गुदगुदी नहीं उठती थी, बल्कि जो रात भर उठी थी वो भी घिन से मिट गई। देख देख के मैं खुश होती थी कि मेरा पाप इस निगोड़े पर पड़ गया। ये सच है कि अपनी मदन भूख में पहली बार मोहना को ललचाने के लिए मैंने निर्लज्जताएं दिखाई थी। फिर भी मैं वह निर्लज्जताएं और छोटापन अपने लिए हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक कन्हैया जी मनमाना रास रचाए और गोपियां उनकी खुशामद में अपनी निर्लज्जताओं के तमाशे दिखा दिखा के कन्हैया को रिझाएं। कभी अपने मन से भी कभी पराए मन से मेरी किस्मत ने एक से ज़्यादा मर्दों से मुझे ज़रूर मिलने पर मजबूर किया। लेकिन बाबूजी, मेरा भगवान जानता है, मैं अपनी कुदरत से एक ही मर्द के लायक बनी हूँ। मोहन से पहले जो भी मेरी ज़िंदगी में आया वो मुझे लूटने ही आया। पहली बार मेरा मोहना ही मेरी सरपरस्ती लेने के लिए तैयार हुआ, मुझे अपने घर लाया। लेकिन आप तो कहती थी कि आरंभ में मोहना के लिए भी आपके मन में ऐसे पवित्र भाव नहीं जागे थे। मोहन के भागने तक आपके मन में मोहना एक स्वार्थपरक साधना का बहाना ही मात्र रहा। बात आपकी ठीक है बाबूजी, खुद मैंने ही ये बात आपको बतलाई थी। लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि एक बात तो प्रगट में परंतु आती है, लेकिन दूसरी बात छिपे तौर से आते आते बाद में एकाएक उजागर होकर मन के कोने कोने में उजाला कर देती है। अफसर बेगम के यहाँ मेरे भीतर का वही छिपा हुआ ईमान प्रकट हुआ था। इस बसंत लाल दरोगा ने गोवर्धन दास सेठ की नकेल किसी तरह अपने हाथ में होने के कारण अफसर बेगम का सारा कर्जा उससे माफ करवा लिया। उसका मकान कुर्क होने से बचा लिया और फिर एहसानों के बोझ से लदी हुई बेचारी सीधी साधी विधवा औरत अपनी मर्जी के मुताबिक उसने उसको रंडी बना दिया। वह शायद अफसर बेगम को और मुझे एक साथ ओछी सतह पर उतार कर हम दोनों के अहंकार को कुचल देना चाहता था। हमें अपनी कोड़ी मोल बंदियां बनाकर यह साबित करना चाहता था कि हम लोगों की अपनी कोई मर्जी नहीं है और हमारा सिर्फ एक फर्ज है, मालिक को खुश रखना। हरामी का पिल्ला साला। बसंतु के कमीनेपन के तमाशे देख देख के मुझे अपने मोहन की याद बहुत जोर जोर से आई बाबूजी। अकेले में उसने मुझे भले ही खिलवाड़ के लिए सताया हो, पर बाहर मेरी इज्जत ही उसकी इज्जत होती थी। हम दोनों की इज्जत एक दूसरे की इज्जत होती थी। अपने माई मामू के सामने भी उसने मेरी इज्जत को अपनी इज्जत का सवाल बनाया। यहाँ बैंड मास्टर के घर लाया, सिकंदर मसीह के क्लब घर में ले गया। सब जगह उसने मेरी वैसी ही इज्जत रखी जैसे कोई घर वाला अपनी घरवाली की रखता है।
राम कसम बाबूजी, उस दिन मेरी आंखों को ऐसा धोखा हुआ कि अफसर बेगम के कमरे में जैसे मेरा मोहना आ गया है और वो पराए मर्द के साथ मुझे देखकर अपना आपा खो बैठा है। बसंतू को मारने के लिए झपट रहा है। बात यूं तो मेरे मन की ही थी, पर ऐसा लगा जैसे मन की बात हूबहू जादू सी मेरे सामने प्रकट हो गई। मैं आपसे सच कहती हूँ, इसके बाद पलक मारते ही मेरा मन दूसरा हो गया। मैंने सोचा कि एक अकेला मोहना ही मेरे साथ ऐसा पतिपन का गुरूर और गुस्सा दिखला सकता है। ये बहादुरी न बबुआ में थी और न बसंतू में। खड़क बहादुर तो जानवर ही था। मैं अब सोचती हूँ कि अगर अपने बूढ़े आर्यपुत्र को 2-4 बार गुस्से में मार पीट देती तो वह अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी जवान नाते रिश्तेदार या अपने भरोसे के आदमी को मेरा मन भरने के लिए मुझे सौंप देता। उसकी इज्जत औरत नहीं थी, उसकी इज्जत भी दिखावा था। वो पराए मर्द से पैदा मेरे बच्चों को अपनी गोद में खिला सकता था और यह जतला जतला कर खुश भी हो सकता था कि देखो, मैंने बुढ़ापे में बच्चे पैदा किए हैं। एक अकेला मोहन ही मेरे ऊपर किसी गैर मर्द का हक नहीं देख सकता था। मुझे अपने मोहन पर ऐसा प्यार उमड़ा कि आपसे क्या कहूं। मन के भीतर उजाला छा गया। बसंतू को देखा तो मन से गाली निकली कि धत हरामी, तुम मेरे मोहन के पैर की धुवन भी नहीं है। आपसे सच कहती हूँ, उसके बाद प्रेम का छलावा करने के लिए 2-1 बार बसंतू दरोगा की देह छूनी पड़ी, पर हर बार ऐसा लगा मानो उबकाई ही आ गई हो। मैंने उन दोनों पिल्ले पिल्लियों को अपने हाथ से पहले पिलाई, फिर मुंह काला करते हुए पिलाई, खूब मदहोश बनाया। दोनों उल्लू के पट्टे जब बेहोश हो गए तब मैंने अकेले बैठकर खाया पिया और तान के सोई। दूसरे दिन सवेरे मैंने ऐसा नाटक दिखलाया कि मानो बसंतू दरोगा ने रात में अफसर बेगम के बजाय मुझसे ही सबसे अधिक तंग किया। चलते समय बसंतू ने मुझसे कहा, आज शाम फिर इक्का भेज दूंगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी ऐश बग्गी में दूसरी घोड़ी बनकर जुतने नहीं आऊंगी। अकड़ से हंसकर बसंत लाल ने कहा, तुम्हारा आना ना आना क्या तुम्हारी मर्जी पर है, जब चाहूंगा घसीट कर बुलवा लूंगा। एक बार यह भी हौसला करके देख लो मेरे बांके दरोगा, इक्के पर सारे रास्ते यही गुहारती हुई आऊंगी तुम्हारे पास कि ये वही बसंती दरोगा है जो कभी एक अमीर बुढ़िया के मन बहलाव के खिलौने थे, अब उसी की सिफारिश से दरोगा बने हैं। निर्गुण, तुम्हें क्या हो गया है? बहुत बदतमीजी से पेश आ रही हो। अजी दरोगा जी, मेरी भला ये कहाँ मजाल, मैं तो एक पुराने दोस्त को तमीज सिखला रही हूँ। बसंत लाल घूर कर मुझे देखता रहा और कुछ न बोला। मैंने समझा कर कहा, जब अफसर बेगम का हाथ आपने पकड़ा तो कम से कम उतने दिन तो आपको निभाना ही चाहिए जितने दिन आपका इस शहर से तबादला नहीं हो जाता, और जब जाने लगिए तो किसी सरपरस्त को उस बेचारी के हाथ पकड़ाते हुए जाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पुराने दोस्त मेरी यह सीख को मानेंगे। और तुम नाली के कीड़े को नाली में ही पड़ा रहने दीजिए दरोगा जी, उससे कम से कम मैं अपने मास्टर जी को प्यार से याद तो कर लिया करूंगी। और एक विनती यह भी है कि जैसे कल इक्के पर मुझे बुलाने की दया की थी, वैसे आज भिजवाने की दया भी कर दीजिएगा। बसंत लाल मुझे देखता रहा और कुछ न बोला। मैंने जब फिर प्रार्थना दोहराई तो उसने कहा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो क्या मैं फिर पैदल जाऊंगी? मेहतरानियां का क्या हवाई जहाज पे जाती हैं? तो इक्का कल क्यों भेजा था? अपने और तुम्हारे पुराने नाते का ध्यान करके ही भेजा था, तो आज वो पुराना नाता। बसंत लाल एकदम चीख उठा, जाओ यहां से बदतमीज, 2 कौड़ी की मामूली औरत, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं भी उतनी बेला अपने ही मन को न जाने किस रंग में रंगी हुई थी और कि अपने पुराने प्रेमिक
और नए सरपरस्त को चिढ़ाने में ही मुझे मजा आ रहा था। क्या आपको अब भी याद आ रहा है कि उस समय बसंतलाल को चिढ़ाने में आपको सुख क्यों मिल रहा था? एक घूंट पीकर बाएं पैर का घुटना ऊंचा किया, अपनी बीड़ी का बंडल उठाया, एक सुलगाई कश लिया और उठे हुए अपने घुटने पर हाथ टिकाकर मेरी आंखों की ओर ध्यानस्थ मुद्रा में टकटकी लगाई। फिर एक कश खींचा, दूसरा कसकर खींचा और बीड़ी का बचा हुआ ठूंठ ऐश ट्रे में फेंक कर बोली, बाबूजी, आपकी आंखों में मेरे लिए बड़ा प्यार, बड़ी ममता है इस वक्त। ये प्यार गंगा जल जैसा है, इसका कोई रंग नहीं है, मगर एक दूसरी तरह का प्यार और ममता भी मैंने अपनी इतनी बड़ी उम्र में तरह तरह के रंगों में देखा है। बसंतु दरोगा की आंखों में भी तरह तरह से देखा था, जब मास्टर बन के आया था और मैं उस पर रीझी थी, जब अम्मा की बूढ़ी हविसों से थक कर मेरे पास आता था, अपने दोनों हाथों से मेरा मुंह पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता था, चूमता, बार बार चिपटाता था। तब मुझे लगता था कि यह मेरा प्यारा प्रेमी मुझे अपने दिल का खरा सोना सौंप रहा है। फिर जब बैंड मास्टर के कत्ल की रात में दरोगा बनकर आया तो बसंतु की आंखों में मुझे तरह तरह से उसी पुरानी प्रेम के खजाने का सोना झलकता दिखलाई दिया था। फिर थाने के कमरे में वही आंखें देखी, लगा कि वह जाना पहचाना बरता हुआ सोना देखने में तो अब भी वैसा ही है, पर छूने में लगता है कि वह सोना नहीं, सुनहली मिट्टी हो गया है। आंखें आंखों में बैठकर मन को छूती परखती हैं बाबूजी। जब नया नया अनुभव होता है तो और भी गहराई से ध्यान की मिट्टी को पोला करके अपने संस्कार का बीज बोता है। पता नहीं आप मेरी बात को सही समझेंगे भी या नहीं। मैं नशे में ही बकती चली जा रही हूँ। जो भी हो सुनते जाइए। इस वक्त तो मेरी खातिर मन के हाथों का दबाव पड़ते ही वह सोना जब भुरभुरी मिट्टी बन गया तो मन को अच्छा नहीं लगा। जिस शाम अफसर बेगम के यहाँ मुझे उसने बुलवाया था, उस शाम अपने पुराने बसंतु मास्टर दरोगा के सहारे हवा भाव देखते देखते यह समझ में आया कि मेरे मास्टर के असलीपन पे ओहदे का नकलीपन पहाड़ पर बर्फ के बोझ की तरह लद पड़ा है। नीचे दबी हुई बर्फ की पहाड़ बनती चली जाती है। मुझे अपने मास्टर की वो दरोगाई बर्फ फिर चढ़ा रही है और उसका नकलीपन देखकर मेरा असलीपन जोश के साथ उमड़ रहा था। अपने आप को बसंतु दरोगा से ऊंचा मानकर मैंने उस साले को रात भर उल्लू का पट्टा बनाया। मैंने अफसर बेगम की मजबूरियों को देखकर बड़ी नफरत के साथ उकसावे दे देकर बसंतु की ओर आबरोई करवाई। हालांकि बाद में उसके लिए पछतावा हुआ। बसंतु दरोगा को शराब की बेहोशी से कहीं यह होश या शक बराबर बना रहा था कि मैंने रात के कीचड़ से गंदे तमाशे में अपने आप को बेदाग बचा लिया है। वो शायद इस बात से मुझ पर चिढ़ा हुआ था। हम दोनों को अपनी अपनी चिढ़ और एक दूसरे के लिए अपना अपना पुराना प्यार बुरी तरह से सता रहा था। बसंतु दरोगा की वे बातें, वे नजर मुझे इस समय भी हूबहू वैसी की वैसी ही दिखलाई पड़ रही हैं। आप सच कहती हैं, आसक्ति के तार बड़े बारीक और न दिखलाई पड़ने वाले हुआ करते हैं। खैर, तो आप फिर आई कैसे? उन्होंने तो इक्का देने से मना कर दिया। कैसे आई? बड़ी बेआबरू होकर दरोगा के कूचे से मैं निकली। अपने प्यारे मास्टर जी के 2 तमाचे खाए, कमर पे उनकी एक लात भी खाई। फिर अदब से 2 बार मैंने सलाम किया। फिर दरवाजे पर पहुंचकर खड़ी हुई अफसर बेगम से कहा कि बहन, इस छछुंदर दरोगा के सर पर
अपने प्यार की चमेली का तेल कभी न लगाना। बसंतु साला मेरी ओर ऐसे झपटा कि जैसे बाज कबूतर पर झपटता है। मैं पहले से ही तैयार खड़ी थी। झटपट नीचे की सीढ़ियां उतर आई। फिर क्या? अनजानी राह, अपने से बहुत बहुत बड़ी लगने वाली दुनिया का फैलाव मेरे सामने था। चल पड़ी मसीताराम के यहाँ। खुदा का शुक्र है बाबूजी कि मेरी एक मंजिल तो थी। सोचती हूँ अगर मसीता चचा का ठिकाना भी ना होता तो मैं कहाँ जाती। खैर अब इस किस्से को छोड़िए बाबूजी, आइए कुछ खाने पीने की बातें करें। हाँ, वह भी जरूरी है। पर मेरा मन आपके जीवन इतिहास की करुणा से इस समय ऐसा भर गया है निर्गुनिया जी कि उसमें खाना पीना कुछ भी नहीं सुहाता। बल्कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो आपत्ति है शर्मा जी। पराए पैरों की फटी हुई विवाइयों की पीर अपने भीतर पहचानना चाहते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। ठहरी, मैं तरकारियां गरम कर लूं। गिलास में बची हुई शराब हलक के नीचे उतरी और वे हवा के झोंके की तरह उड़ गई और उठी। उनकी लड़खड़ाहट देखकर मुझे लगा कि वे गिर न जाएं, मगर मानो बिजली की फुर्ती सी उनकी देह संभल गई, सध गई। मैंने श्रीमती निर्गुनिया के मुकाबले में बहुत कम पी थी, पर उतना ही नशा मेरे भीतर अस्थिरता लाने के लिए काफी था। और यह स्त्री लगभग आधी से अधिक बोतल पीकर अपने आप को साध सकती है, अपनी जीवन कथा को इतने विस्तार से सुना सकती है। ये कैसे इसके लिए संभव हो सकता है? क्या अपनी बहिर्चेतना को सुलाकर यह स्त्री अपनी अंत प्रज्ञा को जगाकर ये काम करती है? ये स्त्री अपने मन का पक्षी बखानती है और दूसरे मन को भी उतनी ही तटस्थता से बखान जाती है। इस चरित्रहीनता नारी के जीवन की चरित्र निष्ठा देखकर मेरे मन में समुद्र की लहरों की तरह अनगिनत वैचारिक तरंगे उठती आईं। मन श्रद्धा से भर जाता है। पर श्रद्धा पर मैं श्रद्धा किस पर करता हूँ? श्रीमती निर्गुनिया पर, या उनके जन्म से ब्राह्मण होने पर, या उनके अपने हाथ से उजाड़े चमन में आई हुई इस चरित्र निष्ठा की ताजा बहार के प्रति मेरी श्रद्धा है। शराब के नशे में मुझे बार बार ये आभास हो रहा था कि मैं एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि अपने ढंग की एक अनोखी योगिनी के निकट आने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। स्त्री के जीवन की घोरतम कुरूपता में अपना स्वरूप देख और पहचाना है। भला मैं अपने आप को कितना पहचानता हूँ? श्रीमती निर्गुनिया ने बाहर के वॉश बेसिन के नल पर जाकर अपने चेहरे पर पानी की कसकर छींटे मारी, हाथ पैर धोए और इस तरह से रसोई के काम में लीन हुई जैसे उन्होंने पी ही ना हो। थोड़ी देर बाद मैं भी कमरे से उठकर बाहर बरामदे में ही आ गया। मैंने कहा, आपके चौक में ही बैठकर खा लूं तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? निर्गुनिया हंसी, कहा, यह भी भला कोई बामन का चौका है जो छूत पाक हो? जिससे आपके जी को घर जैसा सुख मिले वही कीजिए। मैं फर्श पर ही बैठ गया। निर्गुनिया जी ने कहा, आप पूरी पसंद करेंगे या पराठे? मेरी राय में पराठे ही खाइए। तो फिर आप बगैर पूछे भी मुझे पराठे खिला सकती थी। अच्छा निर्गुनिया जी, बातों के प्रसंग में मैं आपके डॉक्टर मेरी जूलियस के संबंध में अधिक पूछना भूल ही गया। क्या वो बीमार हो गई थी? क्या बतलाऊं बाबूजी, वो लड़की पढ़ी लिखी मूर्ख है। उसके पति डॉक्टर जूलियस जो हैं, वो जरा तबीयतदार किस्म के आदमी हैं। अब ये तो एक ही जगह पर रहती है, प्रिंसिपल है, और वो अपने तबादले की नौकरी में अलग अलग अस्पतालों में घूमते हैं। मेरी लड़की को तो मर्द की सोहबत ही खास नहीं सुहाती है
और वो अस्पताली नर्सों के चमन में अपनी जी की बहारें देखते हैं। उस उल्लू की पट्टी को वो भी नहीं सुहाता। अभी पिछली गर्मियों की छुट्टी में 8-10 दिन के लिए अपने शौहर के पास गई थी। वहां भगवान की दया से इसके दिन चढ़ गए। अब उसी की कुड़न सवार हुई कि हाय मैं तो प्रिंसिपल हूँ, इतने बरसों बाद माँ बनूंगी तो इज्जत में बट्टा लगेगा। नालायक ने उल्टी सीधी कोई दवा करके हमल गिरवा दिया। लेने के देने पड़ गए, जान पर आ बनी। कॉलेज वालों ने उधर डॉक्टर साहब को और इधर मेरे नन्हा के यहाँ टेलीफोन किया। अब हेनरी बेचारा और दुखी हो गया। मुझसे रो के कहता था कि मम्मी एक बच्चा आ जाता तो हमारी जिंदगी जाने क्या पलटा ले लेती थी। अब मैं इससे तलाक लूंगा और दूसरी शादी करूंगा। मैं इस हत्यारिन औरत से अब कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। उस उल्लू की पट्टी को उसमें भी अपनी बेइज्जती दिखलाई पड़ती है। जैसे उसके निगोड़े बाप की समझ थी, वैसे ही उल्टी बुद्धि की उसमें भी है। जैसे वो हरामी अपनी जिद के आगे किसी के नहीं सुनता था, वैसे ही उसकी लौंडिया भी कहती है, तुम बने तो रहो मेरे शौहर, लेकिन मैं तुम्हें अपने गर्भ से बच्चा न पैदा करके दूंगी। भला ये भी कोई समझदारी की बात है बाबूजी? मैंने तो उसके मुंह पे साफ साफ कह दिया कि तेरे मन में कपट है, उसे तलाक दे दे, तू ठंडी औरत है और उस मर्द की कुदरती मांगे भी पूरी करने में नाहक अड़ंगे लगाती है। उस बेचारे का घर बार बसे, बाल बच्चे हों, अपनी जिंदगी का सुख भोगे, पर वो हरामजादी तो अपने बाप की बेटी है ना। चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। जैसे मैं अच्छी भली मेहतर जून से छूट के फिर से भली औरत बन गई थी, मगर वो हरामी का पिल्ला जिद्दी मोहन से मोहना डाकू बनकर आया और फिर मुझे मेहतरानी की मेहतरानी बनाकर चला गया। हरामी साला। तो क्या आप एक बार हाँ उन दिनों की सारी बातें कॉपी में लिख रखी हैं, दे दूंगी, पढ़ जाइएगा। इस वक्त तो बैठकर खाना खाइए। अब थोड़ी देर के लिए यह पाप पंख की बातें बिसार दीजिए तो ही अच्छा होगा। पंख तो मुझे दिखलाई भी नहीं देता। निर्गुनिया जी मेरे सामने तो पंकजा है, सहस्त्र दल वाली साक्षात प्रज्ञा लक्ष्मी। कैसी दिव्य लग रही है वह स्त्री, कितनी तेजोमय। खाते हुए उस अद्भुत व्यक्तित्व शालिनी के प्रति मैंने मन ही मन झुक गया और झुकता ही रह गया।